सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाजिक पढ़ लो सारी। चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपकी इंग्लिश क्लास में आपकी टीचर पूजा पारेख, डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी में पढ़ाती हूँ और जयपुर को बिलोंग करती हूँ। हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे और टेंसेस जैसा कि हमें पता है कि क्या होते हैं। टेंसेस मीन्स टाइम प्लस एक्शन। टेंसेस इज time plus action. So basically the sentences which tells us about when the action has taken place, कब हुई है कोई चीज़। तो उन sentences की हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसके जो 3 काइंड हैं वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सब टाइप्स में इस टोटल ये 12 होते हैं। एक फैमिली हो जाती है सिंपल फैमिली, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर आता है। एक फैमिली हो जाती है कंटिन्यूअस फैमिली, जिसके अंदर टाइप मतलब सब टाइप हो जाती है, जिसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है और फिर क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है। ठीक है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कर लिया था। उसमें मैंने आपको इसकी होता क्या है ये बताया और उसके बाद यूसेज बताया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसकी नेगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो टेंस ले रही हूँ वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। वो क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जो ये बनता है, इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होएगा, वर्ब होगा, है ना। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा। मान लीजिए अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है तो वहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर माने आने वाला। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये टेंस बनता है शैल और विल को लगा के और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कहूँ आई शैल जंप, आई आ गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्या लगाया, शैल, और जंप क्या है, V1 फॉर्म। तो जब मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है जहां पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है, या अबाउट whom द सेंटेंस इज, उसके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ या तो विल आ जाए या शेल का यूज हो जाए, तो वहां और उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी V1। तो अभी तक हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट में भी V1 लगता है और सिंपल फ्यूचर में भी। फर्क ये है बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता। जैसे आई ईट है तो ईट फर्स्ट फॉर्म, तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा क्योंकि इसके साथ एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन सिंपल फ्यूचर में ये जो आई ईट है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आई विल ईट। ठीक है, अब
अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करें, सो द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर shall or will. So whichsoever auxiliary we are using, like I have told you, whenever we have to make negative, what we have to do is we simply write not after the auxiliary verb. Same is in this case, we write not after will or shall. For example, I have given you one sentence. मैंने एक sentence दिया था, मैंने कहा I will eat और I will eat, तो नेगेटिव क्या होएगा? I will not eat. तो मैंने क्या किया, will के बाद क्या लगा दिया बच्चे? Not लगा दिया. will के बाद क्या लगा दिया मैंने? Not लगा दिया. तो ये क्या बन गया? नेगेटिव बन गया. अब आती है बात इंटरोगेटिव. बच्चे इंटरोगेटिव जहां पे भी वर्ड आए तो हमें समझना है कि यहाँ किसी क्वेश्चन की बात हो रही है. सो whenever I'm talking about a tense and I have to tell you about interrogative sentence formation, so how can I tell? I can tell you, children, when I'm writing, suppose मेरे पास sentence था I will eat और इसका interrogative बनाना है, question वाला sentence बनाना है, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने ये जो auxiliary verb है will, इसको आगे लाना है. will I eat. ठीक है, ये तो हो गया अगर हमारे पास इस यस या नो क्वेश्चन हो. बेटा जो यस या नो क्वेश्चन है उनमें हम मोस्टली ऑक्सिलरी लगाते हैं. ठीक है, मोस्टली हम ऑक्सिलरी लगाते हैं. तो अब इसका क्या बन सकता है नेगेटिव? विल आई ईट. विल आई ईट. तो ये तो हो गया हमारा, ये तो हमारा था यस नो. अगर मुझे इससे क्वेश्चन वर्ड लगा रहा, when WH आ जाएगा, बस हमने उस क्वेश्चन वर्ड को आगे और ले आना है इसके ऑक्सिलरी के, और कुछ करना नहीं है. सपोज मैं पूछना चाहती हूँ किसी से मैं कब खाऊंगा, तो विल आई ईट में तो हो गया कि मैं खाऊंगा क्या. लेकिन जब आपको ये पूछना है कि कब खाऊंगा, तो आप क्या लगा दोगे? इस विल के आगे WH वर्ड लगा दोगे. जैसे when will I eat. when will I eat. WH word followed by auxiliary verb followed by subject and then the rest of the sentence. Clear? ये हो गई. So in interrogative is formed by putting shall or will before the subject. shall या will हम subject के पहले लगाते हैं. अब बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम शेल कहाँ यूज़ करेंगे, किस पर्सन के साथ हमने शेल यूज़ करना है और किस पर्सन के साथ हमने विल यूज़ करना होता है. तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि आपने शेल कहाँ यूज़ करना है और विल कहाँ यूज़ करना है. शेल इज़ यूज विद द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन था मैंने आपको हमेशा बताया. चलिए फिर मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन करती हूँ. पहले लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट. सो शेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन एंड विल विद द सेकंड पर्सन. शेल किसके साथ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है. और विल किसके साथ यूज होता है? सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है. Will can also be used with the first person in the affirmative and negative but not in the interrogative. एक बार फिर से बोलती हूँ. Shall is used with the first person. First person माने speaker. I और we के साथ हम mostly shall use करते हैं. और will हम ज़्यादातर second person और third person के साथ use करते हैं. When they are referring to normal future, जब वो एक normal future आने वाले normal future की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा आई शैल जम्प, वी शैल जम्प, तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है. यू विल जम्प, ही विल जम्प. दे विल जम्प, दे विल नॉट जम्प. सावी विल जम्प, सावी विल नॉट जम्प. द बॉयज विल जम्प, द बॉयज विल नॉट जम्प. तो यहां मैंने आपको बताया बच्चे, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर. जो बोलने वाला है वो अपने लिए जो जो सब्जेक्ट यूज़ करेगा, जो जो वर्ड यूज़ करेगा, वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल
अगर स्पीकर एक है तो वो अपने लिए क्या यूज़ करेगा, आई। और अगर स्पीकर एक से ज़्यादा है तो वो अपने लिए क्या यूज़ करेंगे, वी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। मैंने इंटेरोगेटिव बोला, हम शेल से ही बना लेंगे। जैसे मैंने बोला आई विल जम्प, आई शैल जम्प, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल आई जम्प, और शैल वी जम्प, विल यू जम्प, विल ही जम्प, विल दे जम्प, विल सावी जम्प, विल द बॉयज जम्प। और सब में बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव की पहचान ही क्वेश्चन मार्क होता है। चलिए अब हम करते हैं बात कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज़ होता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट इज येट टू टेक प्लेस। ऐसा एक्शन या इवेंट जो अभी होएगा, जो अभी हुआ नहीं है। ओके, विद और विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन, जिसमें अगर टाइम दिया है तब भी ठीक है और टाइम नहीं दिया तब भी ठीक है। जैसे आई शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, यहाँ एक टाइम एक्सप्रेशन दिया है, आई शैल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, तो मैं शाम को बाजार जाऊँ सकती हूँ या जाऊंगी। वी विल कुक फॉर हर चिल्ड्रन, हम उसके शी विल कुक फॉर हर चिल्ड्रन, मतलब वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी। कब बनाएगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड। टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट इज येट टू टेक प्लेस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, कि स्पीकर का ओपिनियन क्या है या वो क्या गेस कर रहा है। जैसे आई थिंक ही विल विन द रेस, तो वो भी सोच रहा है, ये उसका अजम्पशन है ना, उसका ओपिनियन है। जब हम किसी का ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा होगा, तो वो हम सिंपल फ्यूचर में देंगे। अगेन सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक आई थिंक ही विल विन द रेस, ही के साथ विल लगा, मैं ऐसा सोचता हूँ या ये मेरा ओपिनियन है कि वो रेस जीतेगा ना। नेक्स्ट, असम्पशन गेस होता है, ये वही दोनों सेम चीज़ें हैं। Perhaps we shall reach earlier than then. The simple future generally expresses pure colorless future. Will with the first person, आता है, लगता है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि shall लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ तो will लगेगा ही नहीं, will आता है, पर किस केस में आता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Will with the first person, intention, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। क्या बोला, विल फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आएगा, पर जब ये एक्सप्रेस होगा, जब ये आएगा तो ये क्या क्या जाहिर करेगा, ये बताएगा इंटेंशन, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, कि किसी की क्या इरादा है, इंटेंशन क्या है, उसने क्या प्रॉमिस किया है, उसकी बात में वो कितना डिटर्मिनेशन है। ये सब चीज़ आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस में आती है। और जब हमारा सेंटेंस कोई ऐसा है जहाँ पे देखो प्रॉमिस की बात है, अगर मैं कहूँ आई विल वेट फॉर यू नियर लाल चौक, मैं मतलब आपका इंतज़ार करूँगा, तो मतलब एक तरीके से उसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं करूँगा ही। इसीलिए हमने नॉर्मली मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, पर आई के साथ विल भी लगेगा जहाँ प्रॉमिस है, जहाँ इंटेंशन है, जहाँ डिटर्मिनेशन है। इंटेंशन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉमिस की मैंने बात कर दिया, चलिए हम बात करते हैं इंटेंशन की। वी विल वेट फॉर यू, हमारा इरादा है कि हम आपके लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, वी विल विन दिस मैच फॉर आवर कंट्री, कि हम अपनी कंट्री के लिए ये मैच जीतेंगे, ये हम जीतेंगे ही, मतलब हमारा ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। ऐसे ही बेटा शेल का यूज सच मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के लिए बताया कि ज़्यादातर हम फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में शेल यूज़ करते हैं, पर ये जो शेल है बेटा ये कब आएगा, अगर ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए आ गया
पहले तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, लेकिन अगर ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए भी आएगा तो कब आएगा? अंडर सर्कमस्टांसेस आएगा, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस आएगा, जैसे shall with the second person you and third person जैसे कि he she it expresses promise, compulsion, duty, threat और command। जब भी shall आएगा कहाँ पे जहाँ सेकेंड या थर्ड पर्सन के लिए, तो ये कब आएगा? जब कोई प्रॉमिस हो रहा है, कोई ड्यूटी है आपकी, कंपल्सरी ड्यूटी है, तब। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू शैल गेट योर बुक्स टुमारो, I promise you that you will get your books tomorrow. Okay, next. He shall pay a heavy price for this misadventure. ये जो इसने मिसएडवेंचर किया है तो उसके लिए उसका हैवी प्राइस भुगतनी पड़ेगी। मतलब ये एक वार्निंग है, ये एक थ्रेट है। जब हम किसी को एक वार्निंग या थ्रेट दे रहे हैं तो उसके साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? उसके साथ लगता है shall। Okay, for next, you shall reach the school before the first bell every day। आपको कमांड दी है that you should reach the school, आपको you shall reach the school before the first bell every day। तो जब फर्स्ट बेल एवरी डे होगी उससे पहले आपको कहाँ पहुँचना है? स्कूल में पहुँच जाना है। ये एक कमांड है, ये एक ऑर्डर है जो आपको दिया गया है। ये क्या है? ऑर्डर है जो आपको दिया गया। इम्पॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट यूज विल एक्सेप्ट इन इंटेरोगेटिव। जब आपको डाउट है कि ये काम होगा या नहीं, तब हमने क्या यूज करना है? विल यूज करना है, पर इंटेरोगेटिव में वो यूज नहीं करना है। चलिए अगला करते। कुछ कॉमन वेज हैं एक्सप्रेस करने की फ्यूचर को, ज़रा देख लेते हैं। We can use the simple present tense to talk about facts in the future। हम simple present tense को यूज करते हैं फ्यूचर में भी। कैसे? जब हम किसी प्लान की बात करते हैं, कोई फैक्ट की बात करते हैं, to talk about some plans और to talk about some facts, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे प्लान जो नियर फ्यूचर में चेंज नहीं होंगे। particularly when these concern a journey। particularly कब? जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं। We fly to Toronto on Saturday। We leave home at 6, reach the stadium at 7 and begin practice after the coach arrives। इसके अलावा we can also talk about plans for the future and other future happening। इसके अलावा हम हमारे जो फ्यूचर के प्लान हैं या फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम कैसे डेवलप करेंगे? बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू फॉर्म। बी लगा हो, बी के साथ हमने गोइंग टू लगाया और गोइंग टू के साथ V1, तब भी ये फ्यूचर की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बिगिन अ न्यू बिजनेस। मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्यूचर है। बी लगाया, बी के लिए आगे एम, गोइंग टू लगाया और टू जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। We can use present continuous also to talk about things। ये मैं आपको पॉइंट तब बताऊंगी जब हम present continuous कर लेंगे। अभी मैंने सारे सिंपल लिए हैं। जनरली टीचर्स पहले सारे प्रेजेंट पढ़ाते हैं, फिर वो सारे पास्ट पढ़ाते हैं, फिर फ्यूचर, पर मैं पहले सारे सिंपल पढ़ाती हूँ ताकि आपको रूल्स में एक बार रिवाइज करवा दूँ ईजीली। द वर्ब्स, इसके अलावा प्लान्ड फ्यूचर, कोई फ्यूचर आपका प्लान है तो भी हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसका हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर यानी टू लगा के प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है चलो देखो। फर्स्ट, प्लान फ्यूचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज इज एम आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे तब। फॉर एग्जाम्पल, the old bridge is to reopen for traffic on Monday। The old bridge
is to reopen for traffic on Monday. The train is about to leave. ट्रेन जाने वाली है. तो इसी के साथ हमारी भी ट्रेन आज जाने वाली है ना. टाइम हो चला है आपसे बाय बोलने का. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में ख़त्म कर चुकी हूँ. आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस अपनी बुक्स में देख सकते हैं. मुझे पता है बहुत से बच्चे रेस्टलेस है, लेकिन बेटा ये टेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अभी जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो वी विल विल हैव अ रिकैप ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं आपको इनकी ट्रिक्स बताऊंगी हाउ टू डू इट. पर उसके लिए आपको संडे को मेरी क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी. और द्वाबा रेडियो पे आएंगे. प्रोग्राम का नाम सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा, और आपकी टीचर कौन है? इंग्लिश की टीचर पूछा. ओके, सो इसी वादे के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. बाय बाय. द्वाबा रेडियो.